हेलो एवरीवन। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का जो आपका मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया कि समन्वय प्रबंध के पृथक कार्य की बजाय प्रबंध का सार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए। आप लिखोगे हाँ, पूर्णतः मैं इस कथन से सहमत हूँ कि समन्वय प्रबंध का पृथक कार्य की बजाय प्रबंध का सार है। यह निम्न बिंदु से स्पष्ट होता है। फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे कि समन्वय प्रबंध का सार, और इसमें आपको पहले एक लाइन लिखनी है कि समन्वय कार्य में एकात्मकता लाता है और उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को एकीकृत करता है। ठीक है, और इसके बाद नीचे आपको लिखना है कि समन्वय को निम्नलिखित कारणों से प्रबंध का सार माना जाता है। फर्स्ट यहाँ पर नियोजन में समन्वय, सेकंड यहाँ पर लिखोगे संगठन में समन्वय, और थर्ड यहाँ पर आपको लिखना है नियुक्तिकरण में समन्वय। तो पूछा क्या गया है कि समन्वय प्रबंध के पृथक कार्य के पृथक यानी अलग कार्य की बजाय प्रबंध का सार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और यदि आप सहमत हैं तो इसके कारण बताइए। तो इसका यहाँ पर हम पूरा आंसर देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से आपको लिखना है। फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर क्या डाली है, समन्वय प्रबंध का सार, और उसके बाद एक लाइन लिखनी है कि समन्वय कार्य में एकात्मकता लाता है और उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को एकीकृत करता है। समन्वय को निम्नलिखित कारणों से प्रबंध का सार माना जाता है। और फिर आपको ये तीन इस तरह से लिख देना है। इसी तरह से गाइस आगे देख लीजिए आपको वहाँ पर किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालोगे कि नियोजन में समन्वय, इसमें लिखोगे कि विभिन्न विभागों की मुख्य योजना और सहायक योजना के बीच समन्वय आवश्यक है। इसके बाद सेकंड हेडिंग आपको क्या डालनी थी, संगठन में समन्वय। इसमें आप लिखोगे कि एक संगठन के विभिन्न संसाधनों के बीच और प्राधिकार दायित्व और जवाबदेही के बीच समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट क्या थी, नियुक्तिकरण में समन्वय। इसमें भी आपको 3 लाइनें लिख देनी है। इसमें आपको लिखना है नियुक्तिकरण समन्वय में आप लिखोगे कि एक व्यक्ति के कौशल और उसको प्रदान किए गए पद के बीच कुशलता और मुआवजे के बीच समन्वय आवश्यक है। तो फर्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, नियोजन में समन्वय। इसमें आपको एक लाइन इस तरह से लिखनी है। संगठन में समन्वय, इसमें भी आपको लिखना है नियुक्तिकरण में समन्वय। इसमें भी आपको वहाँ पर इस तरह से लिख कर आना है। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर आगे देख लीजिए, आगे आपको यहाँ पर क्या करना है। और जो भी यहाँ पर गाइस आपको दिया जा रहा है सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी गाइस आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे गाइस आपको क्या करना है उसको देख लीजिए। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको लिखना है कि समन्वय सभी स्तरों पर आवश्यक है। और ये हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि उच्च स्तर को समन्वय की आवश्यकता संगठन की सभी क्रियाओं को एकीकृत करने और सभी व्यक्तियों के प्रयासों को एक समन्वय को एक सामान्य दिशा देने में होती है। आगे आप लिखोगे कि मध्य स्तर पर समन्वय की आवश्यकता विभिन्न विभागों की क्रियाओं को संतुलित करने के लिए होती है, ताकि ये संगठन के एक भाग के रूप में कार्य कर सकें। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिखना है
नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि निम्न स्तर को समन्वय की आवश्यकता श्रमिकों की क्रियाओं को संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकीकृत करने में होती है। तो यहाँ पर हेडिंग क्या डालनी है कि समन्वय सभी स्तरों पर आवश्यक है। किस तरह से है यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है कि वित्तीय नियोजन क्या है। तो चलिए पहले यहाँ पर समझते हैं कि हम वित्तीय नियोजन क्या है, इसका आंसर कैसे लिखोगे। आप लिखोगे कि वित्तीय नियोजन अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्त का प्रबंधन करना है। इसकी शुरुआत किसी के वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करने और परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीति बनाने से होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को सूचित बचत और निवेश विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। यह लोगों को तत्काल ज़रूरतों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने, और आगे जो दिया गया था उस तरह से लिखोगी। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डाली है लक्ष्य प्राप्ति। इसमें आप लिखोगी एक अच्छी तरह से तैयार की गई वित्तीय योजना आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। चाहे वह घर खरीदना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या आराम से सेवानिवृत्त होना हो। तो वित्तीय नियोजन क्या है, पहले आपको वो लिखना है। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग क्या डाली है, लक्ष्य प्राप्ति। और लक्ष्य प्राप्ति हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगी वित्तीय सुरक्षा, और इसमें आप लिखोगी कि अपने वित्त का प्रभावी प्रबंधन करके आप स्वयं को और अपने प्रियजनों को अप्रत्याशित वित्तीय झटकों जैसे नौकरी छूटना, चिकित्सा आपात स्थिति या बाजार में गिरावट से बचा सकते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी ऋण प्रबंधन। इसमें लिखोगे वित्तीय नियोजन आपको अपने ऋणों से रणनीतिक रूप से निपटने, उन्हें कुशलतापूर्वक चुकाने के लिए योजना विकसित करने और ऋण के चक्रव्यूह में फंसने से बचने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी धन सृजन, और इसमें आप लिखोगी कि उचित वित्तीय योजना के माध्यम से आप अपने धन को बचाने और बुद्धिमानी से निवेश करने के अवसरों की पहचान कर सकते हैं, जिससे समय के साथ धन अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर क्या डालनी है, धन सृजन। और धन सृजन हेडिंग डालने के बाद इस तरह से लिखोगी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूंजी संरचना का अर्थ घटक ऋण बनाम इक्विटी बताइए। तो पहले पूंजी संरचना क्या है, आप लिखोगे कि तकनीकी दृष्टिकोण से पूंजी संरचना इक्विटी और ऋण के बीच सावधानी पूर्वक संतुलन है, जिसका उपयोग एक व्यवसाय अपनी परिसंपत्तियों, दिन प्रतिदिन के संचालन और भविष्य के विकास को वित्त पोषित करने के लिए करता है। पूंजी संरचना मालिक के फंड और उधार लिए गए फंड के बीच का मिश्रण है। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, और नकदी प्रवाह स्थिति में आप लिखोगे किसी फर्म की व्यय और ऋण चुकाने की क्षमता ऋण क्षमता निर्धारित करती है। कुछ फर्म अस्थिर वित्तीय वातावरण में काम करती हैं, जिससे उनकी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है। यह कंपनी के पास सुचारू नकदी प्रवाह की स्थिति है तो वह ऋण जारी करके धन जुटा सकती है, क्योंकि उन्हें कुछ समय बाद वापस चुकाना होता है। तो पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक फर्स्ट आपने देख ली। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लिखना है कि इसमें निम्नलिखित के संबंध में निश्चित भुगतान दायित्व को शामिल किया जाना चाहिए। फर्स्ट, सामान्य व्यावसायिक परिचालन
और सेकंड अचल संपत्तियों में निवेश। नेक्स्ट ऋण सेवा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ साथ पर्याप्त बफर अवधि प्रदान करना। नेक्स्ट हेडिंग डालो कि ब्याज कवरेज अनुपात, और इसमें यहाँ पर जिस तरह से आपको दिया गया ब्याज कवरेज अनुपात वह संख्या है जिसके अनुसार और जिस तरह से दिया गया है आपको वहाँ पर लिखना है। आंसर आपका काफ़ी बड़ा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हेडिंग नियंत्रण, और इसमें आप लिखोगे सार्वजनिक मुद्दे फर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे अधिग्रहण के लिए कमज़ोर बनाते हैं। ऋण आमतौर पर नियंत्रण के कमज़ोर होने की लागत नहीं है। नियंत्रण रखने के लिए फर्म को ऋण जारी करना होगा, इसलिए इस बात पर लगातार संघर्ष होता है कि क्या नियंत्रण छोड़ दिया जाए या पूंजी के लिए अधिक भुगतान किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि पूंजी संरचना का अर्थ फर्स्ट आपने देख लिया, घटक ऋण बनाम क्वांटिटी बताइए। नेक्स्ट है यहाँ पर निवेश पर प्रतिफल हेडिंग डालोगे, इसमें आप लिखोगे यदि निवेश पर रिटर्न ऋण पर ब्याज दर से अधिक है तो फर्म के लिए उधार ली गई धनराशि के माध्यम से वित्त जुटाना फायदेमंद होगा, लेकिन अगर रिटर्न अनिश्चित है और कंपनी को यकीन नहीं है कि वह ब्याज की निश्चित लागत को कवर कर सकती है। चलिए, उसको आपने देख लिया जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट विस्तृत में दिया जाता है, टेलर द्वारा प्रतिपादित कार्यात्मक फोनशिप की तकनीकी एवं क्रांति की अवधारणा को समझाइए। फर्स्ट यहाँ पर आपको इस तरह से हेडिंग डाली है कार्यात्मक फोरमैनशिप, और इसमें आप लिखोगे कि फोरमैन कारखाना प्रणाली का वह प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रतिदिन आते हैं। फोरमैन निम्नतम स्तर कर प्रबंधक और उच्चतम श्रेणी का श्रमिक होता है। वह केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर और पूरा उत्पादन नियोजन क्रियान्वयन एवं नियंत्रण घूमता है। टेलर ने कारखाना ढांचे में इस भूमिका के निष्पादन के सुधार पर ध्यान दिया। टेलर ने नियोजन एवं उसके क्रियान्वयन को अलग अलग रखने को कहा। कारखाना प्रबंधन के अधीन योजना अधिकारी एवं उत्पादन अधिकारी थे। नियोजन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी कार्य कर रहे थे जिनके नाम हैं निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क एवं कार्यशाला अनुशासक। यह 4 क्रमशः कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करेंगे, उत्पादन का कार्यक्रम तैयार करेंगे, समय एवं लागत सूची तैयार करेंगे एवं अनुशासन सुनिश्चित गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक एवं निरीक्षक ये क्रमशः कार्य समय ठीक से तैयार करेंगे। श्रमिकों द्वारा मशीन उपकरणों को कार्य के योग्य रखें। नेक्स्ट मानसिक क्रांति, इसमें आप लिखोगे कि मानसिक क्रांति से अभिप्राय प्रबंधकों एवं श्रमिकों की मान्यताओं एवं विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होता है टेलर के अनुसार। और इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करोगे, आप लिखोगे वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत दोनों पक्षों के मानसिक दृष्टिकोण में एक बड़ी क्रांति आती है जिसके अंतर्गत दोनों पक्ष अन्य महत्वपूर्ण मामलों की भांति आधिक्य के बंटवारे से अपनी निगाह दूर रखते हैं और इसके साथ ही अधिक आकार में वृद्धि करने की ओर अधिक ध्यान देते रहना चाहिए जब तक कि यह अधिक इतना बड़ा हो जाए कि इसमें वितरण के विषय में झगड़ना आवश्यक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया गया था आंसर भी उसी टाइप से आपने देखा। अब देखिए नेक्स्ट है कि वितरण माध्यम किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि जिस मार्ग यानी रास्ते से वस्तु उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है उसे वितरण माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट है मध्यस्थ, एजेंट यानी थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता के हाथों से उपभोक्ता तक पहुंचती है। इन चीज़ों को मध्यस्थ कहते हैं जिनका कार्य है क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, संग्रह मतलब भंडारण जमा करके रखना। और फर्स्ट प्रत्यक्ष माध्यम क्या है, इस प्रकार में वस्तु उत्पादक से सीधा उपभोक्ता यानी ग्राहक तक पहुंचाई जाती है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता, वस्तु सीधा मॉल या घर में पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष माध्यम क्या है, इसमें लिखोगे जब कोई भी वस्तु ज़्यादा बनता है तब उत्पादक उसे सीधा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा पाता,
इसलिए यहाँ मध्यस्थ काम आते हैं। थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता उपभोक्ता ग्राहक तक वस्तु पहुँचाते हैं। तो वितरण माध्यम किसे कहते हैं, ये भी आपका गाइस विस्तृत में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन उसी तरह से आंसर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, वितरण माध्यम के कितने प्रकार होते हैं, आप लिखोगे कि उत्पादक एजेंट, थोक विक्रेता वोल स्लेयर, फुटकर विक्रेता दुकानदार उपभोक्ता, उत्पादक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता उपभोक्ता, उत्पादक एजेंट उपभोक्ता, उत्पादक थोक विक्रेता उपभोक्ता और उत्पादक फुटकर विक्रेता उपभोक्ता। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ आपने देख लिया कि वितरण के माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट आपको डाल लेना है, उत्पादक एजेंट थोक विक्रेता बोले स्लेयर और फुटकर विक्रेता यानी दुकानदार उपभोक्ता। ठीक है, और सेकंड आप और आपके जो नंबर है यहाँ पर पड़े हैं, फर्स्ट आपको ऊपर डाल लेना है। उदाहरण के लिए आप लिखोगे बाटा इंडिया ली लिबर्टी सूट ली है अपनी वस्तु खुद के दुकानों में पहुंचाते हैं सेवाएं जैसे बैंक टेलीफोन कंपनी। थोक विक्रेता क्या है, आप लिखोगे थोक विक्रेता वितरण माध्यम के व्यय मध्यस्थ है जो बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता दुकानदार को वस्तु बेचते हैं। और आगे जो दिया गया था उसको आपको लिख लेना है। थोक विक्रेता के कार्य यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट लिखोगे वस्तु का संग्रहण, उनको एक साथ रखना वस्तुओं का। सेकंड, भंडारण सुरक्षित तरीके से स्टोर करना। थर्ड, वितरण दुकानदार तक वस्तुओं को पहुंचाना। फोर, वित्त प्रदान करना, फुटकर विक्रेता यानी दुकानदार को वस्तु उधार में देना। एडवांस में पैसे देकर उत्पादक को मदद करना। पांचवा, जोखिम उठाना, कई बार वस्तु बिकने तक गोदाम में पड़ी रहती है, इस बीच मांग में बदलाव, मूल्य में बदलाव या वस्तु खराब हो जाती है। छठा, ऋण। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर इसका आंसर आपको लिख कर आना है। तो मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।